हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, काफ़ी सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था जाइगोट एंड एम्ब्रियो में डिफरेंस पढ़ा था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक था वो था ओवीपेरस एंड विविपेरस। अब ओवीपेरस और विविपेरस को एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इसी से रिलेटेड आएगा। क्या होते हैं विविपेरस और ओवीपेरस। ओवीपेरस में हमने क्या देखा था, दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट गेव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली। विविपेरस में जो उनकी संतति होती है, संतान होती है या ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो सेम अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस में देखते हैं, वहाँ पे जो उनके यंग वंस होते हैं, जो न्यूबॉर्न होता है, उसकी जो पूरी बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, सब कुछ क्या होता है, अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है। वहीं अगर हम बात करें ओवीपेरस की, तो क्या होते हैं ओवीपेरस। हमने कहा दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। अब क्या होता है ओवीपेरस में, क्या होता है, जब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं या फिर पहली पीढ़ी जब या फिर उनकी संतति जब जन्म लेती है तो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते। क्योंकि वो कैसे होते हैं, वो जब जन्म लेते हैं तो वो एग की स्टेट में होते हैं। जब वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं तो वो कैसे होंगे, वो एक्स की फॉर्म में होंगे। उसके बाद क्या होता है, उनमें चेंजेस आते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, जो एक की सेल होती है वो एक की सेल को ब्रेक करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं, और फिर उसके बाद जब बाहर आते हैं तो धीरे धीरे उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और तब वो अपने जो पेरेंट्स हैं या फिर अपने जो अडल्ट, जब वो अडल्ट फॉर्म में आते हैं तब वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में। विविपेरस क्या होंगे, अपनी ही समान संतति को जन्म देते हैं, जबकि ओवीपेरस क्या होते हैं, जब वो संतति को जन्म देते हैं तो एग की फॉर्म में देते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या क्या देखा था, एग्जाम्पल में जो विविपेरस होते हैं, ह्यूमंस बीइंग आ गए हैं, डॉग्स आ गई, कैटल्स और कैट्स आ गई हैं। वहीं अगर हम बात करें ओवीपेरस की, तो क्या क्या एग्जाम्पल है, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैं। अब हमने कहा था विविपेरस की बात हम जान चुके हैं, हमने इसका एग्जांपल ह्यूमंस में देख लिया है। हमने कैटल को देखा है, डॉग को देखा है। हमने क्या देखा कि डॉग के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, वो एज इट इज डॉग जैसे ही होते हैं, सेम वैसे ही हमने ह्यूमंस में भी देखा। अब हम बात करें ओवीपेरस की, हम देखते हैं किस प्रकार से ये डिफरेंस होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इसी से रिलेटेड आएगा, जिसकी हेडिंग है टर्निंग इनटू द अडल्ट फ्रॉम यंग वंस। यानी कि यंग वंस से अडल्ट में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं वो हम देखेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे, एज इंडिविजुअल्स आर बॉर्न दे कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल दे टर्न इनटू द एडल्ट। अब क्या होता है कि जब किसी इंडिविजुअल का जन्म होता है, हमने क्या कहा, हमने कहा ओवीपेरस क्या करते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं। तो एग में क्या होते हैं, फिर डेवलपमेंट चलता रहता है, चेंजेस चलते रहते हैं, और ये चेंजेस तब तक चलते हैं जब तक कि वो एडल्ट फॉर्म में ना आ जाए। क्योंकि जब वो एडल्ट फॉर्म में आएंगे तभी वो क्या होंगी, अपने एज इट इज अपने पेरेंट्स जैसे दिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये एक एडल्ट है, एडल्ट ने क्या किया, एग ले किए। ये आपको देख रहा होगा, ये क्या है, मेंढक है। अब मेंढक ने क्या किया, एग ले किए। ये क्या थे, यंग वंस थे। जैसे कि हम न्यूबॉर्न को देखते हैं ह्यूमंस में, वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये एग्स हैं। अब एग्स में फिर से क्या हुआ, चेंजेस हुए, एग की शेल टूटी और उसके बाद जो यंग वंस थे वो बाहर आए, और नेक्स्ट स्टेज को हमने कहा टैडपोल। टैडपोल में क्या होंगे, लेग्स आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेज को हमने क्या कहा, टैडपोल का। जो टैडपोल है अभी भी अपने पेरेंट्स से क्या है, डिफरेंट है। तो हमने क्या देखा, अडल्ट और एग दोनों ही डिफरेंट है एकदम से, क्योंकि एग में क्या है, अभी कोई स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हमने कहा कि जब एग की जो सेल है वो ब्रेक हुई है और जब यंग वंस बाहर निकले हैं, तो हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया है हमने उसे टैडपोल का है। तो टैडपोल हमने कहा, तो टैडपोल में क्या है, लेग्स है, लेकिन अभी भी ये हमारा क्या है, अडल्ट है, और ये हमारा टैडपोल है। अब आप देखेंगे अडल्ट और टैडपोल में कितना डिफरेंस है। कुछ बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे मैच हो रहे हैं, बेसिक बॉडी डिजाइन अगर हम देखें तो हल्का सा मैच हो रहा है, जैसे कि आईज, या फिर आप हेड का पोर्शन देखेंगे, या फिर आप थोड़ा सा लेग्स को देखेंगे, वो थोड़ा सा मैच हो रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारी डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा है कि ये जो टैडपोल है ये इसी का क्या है, इसी की संतति है। फिर क्या हुआ, टैडपोल में फर्दर चेंजेस हुए और ये फ्रॉगलेट इस प्रकार से बना। अभी भी क्या है, ये अपने अडल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट होता जा रहा है यहाँ पे। और फिर क्या हुआ, फिर से इसमें चेंजेस हुए और ये अडल्ट फॉर्म में फिर से वापस आ गए।
तो इस प्रकार से ये पूरी चेन चल रही है। जबकि हमने किसमें देख, जब ये बात चल रही है ओवी पेरेस की, जबकि हमने वीवी पेरेस में क्या देखा, जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितनी भी सेल डिवाइड हो रही हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है, सारा कहाँ पे हो रहा है, वूम्ब में हो रहा है, यानी कि गर्भाशय में हो रहा है। जब हमने पढ़ा, हमने कहा कि जो बेबी का जो डेवलपमेंट है जायगोट से फिर क्या बना, हमने देखा एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, फीटस का फिर से डेवलप, फीटस में और चेंजेस हुए, डेवलपमेंट हुआ, और एज अ न्यू बॉर्न, जब जो न्यू बॉर्न का जब जन्म होता है, जो न्यू बॉर्न होता है तो किस प्रकार का होता है, फुली डेवलप्ड बॉडी होती है उसमें। अब उसमें क्या होंगे, कुछ वैसे चेंजेस होंगे कि वो अपने ऑर्गन को यूज करेगा, वो अलग प्रकार के चेंजेस है, लेकिन जितने भी वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि जो संरचनात्मक रूप से जो निर्माण था वहाँ पे बॉडी का या शरीर का, वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एग के बाद बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और तब यहाँ पे एडल्ट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है जो एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसा दिखता है। तो यही डिफरेंस है। यही हमने कहा कि जो इंडिविजुअल जिसका जन्म हुआ है उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं। कब तक आते हैं, जब तक कि वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट बात हमने क्या की है, हमने कहा द यंग वंस मे और मे नॉट लुक लाइक सेम व्हेन दे बिकम अडल्ट। तो क्या होता है, जो यंग वंस होते हैं वो सेम अपने जो पेरेंट्स हैं उनके जैसे दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं। फॉर इंटेंस, इन केस ऑफ फ्रॉग एंड सिल्क वर्म द अडल्ट एंड यंग वंस आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो क्या होता है, यहाँ पे यही कहा गया है कि फ्रॉग या फिर सिल्क के केस में क्या होते हैं, अडल्ट और यंग वंस क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। हम भी ये देख रहे हैं इमेज के थ्रू कि यहाँ पे जो अडल्ट है और जो यंग वंस हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हमने कहा था ओविपेरस कहा था। ये जो इंफॉर्मेशन इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है वो एक नया वर्ड हमारे पास आता है, मेटामॉर्फोसिस। तो क्या होता है मेटामॉर्फोसिस, तो हम पढ़ेंगे द प्रोसेस इन विच द यंग वंस अंडरगो ड्रास्टिक चेंजेस एज दे डेवलप इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा यंग वंस में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, और जब वो चेंजेस कब तक होंगे, जब तक वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल आता है, किसका आता है, सिल्क वॉर्म का आता है। ये हमारे पास क्या है, मॉथ है। अब इसने क्या किया, फीमेल ने यहाँ पे एग ले किए थे, तो एग ले किए, तो यहाँ पे लीफ में आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे एग ले किए हैं। अब जब एग का फिर डेवलपमेंट हुआ, फिर से इसमें ग्रोथ हुई, चेंजेस हुए, अब ये एग किस में कन्वर्ट हो गया है, लार्वा में हो गया। आपको कुछ छोटी सी संरचना दिखाई दे रही होगी, आपको दिख रहा होगा कि छोटा सा एक कीड़े नुमा संरचना दिखाई दे रही है। क्या इसे कहते हैं, लार्वा कहते हैं। अब अभी तक भी ये क्या है, मॉथ जैसा नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे फिर से चेंजेस हुए और यहाँ पे ये क्या बना, कोकून बना। ये जो स्ट्रक्चर है, पहले क्या होगा, एग का प्रोडक्शन होगा, फीमेल क्या करेगी, एग को प्रोड्यूस करेगी। एग किस में चेंज होगा, लार्वा में चेंज हो जाएगा। लार्वा किस में चेंज होगा, कोकून में चेंज होता है। उसके बाद कोकून में फर्दर चेंजेस होते हैं और एट लास्ट ये अडल्ट फॉर्म में आता है। अडल्ट फॉर्म क्या है कि जब वो मेच्योरिटी को पूरा गेन कर लेता है, उसमें पूरी तरीके से परिपक्वता आ जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार की हमें साइकिल दिखाई गई है, यही है मेटामॉर्फोसिस। यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं कि अडल्ट जो फेज है या परिपक्व अवस्था में आने से पहले जो यंग वंस हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस पाए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, ह्यूमन बींग्स डू नॉट अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस, दिस इज बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स रिमेन द सेम फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। अब हमें बताया गया कि ह्यूमंस में मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता है। सेम वही बात चल रही है विविपेरस और ओविपेरस की। अब जो विविपेरस हैं उनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जा रही। क्यों नहीं पाई जा रही है, कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेम होते हैं चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक, यानी कि उनके जन्म से लेके उनके परिपक्व अवस्था तक वो जो ऑर्गन होते हैं वो सेम होते हैं। यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब न्यूबॉर्न का जब जन्म हो रहा है मनुष्यों में, तो वो जो न्यूबॉर्न है उसकी जो पूरी बॉडी है वो एज इट इज अपने पेरेंट्स जैसी होगी या फिर अपने वो जो अडल्ट फॉर्म में, और उसकी जब वो न्यूबॉर्न था तब में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि वहाँ पे उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, वो ऑर्गन को यूज करना सीख जाएगा। जो ऑर्गन है उनमें क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा,
ऑर्गन की क्या होगी, ग्रोथ होगी, लेकिन वहाँ पे कोई नए ऑर्गन नहीं आएंगे। जो जितने भी ऑर्गन बनने थे वो बन चुके हैं वहाँ पे, चाहे हम इंटरनल ऑर्गन की बात करें या एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें। तो यही बात हमें बताई जा रही है कि जो मेटामॉर्फोसिस है वो ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है। तो दोनों को, मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन को और इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ जो हमारा जो पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। हम क्या पढ़ रहे थे, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितनी भी हेडिंग्स हमारे पास थे, जितने भी टॉपिक्स थे, वो हमने कवर कर लिए। तो क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो आपको ध्यान रखना है। हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। सेकेंड बात हमने क्या की थी, इंपॉर्टेंट है, हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है, उसमें से एक मेल और एक फीमेल होता है, दोनों की आवश्यकता होती है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में हमने इसके बाद क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे अंगों वहाँ पे भागीदारी निभाते हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे हम डाइजेशन अगर पढ़ रहे हैं तो पहले हम क्या देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हमने पढ़ा अलग अलग ऑर्गन को, उनके कार्य को। उसके बाद अब जब हम पाचन पढ़ेंगे तो अब हमें ज़्यादा जल्दी समझ आएगा कि पाचन किसे कहते हैं। सेम वही बात थी रिप्रोडक्शन में। हमने अब जैसे हम पढ़ रहे थे, अगर हमने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जब भी मैं बात कर रही हूँ हम अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम प्लांट्स में पढ़ते हैं तो हम प्लांट्स में भी क्या देखते हैं, हमने कहा कि प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, फ्लावर है, फूल है, जिसे हम क्या कहते हैं, पौधे का जो जननांग है। अब हम फ्लावर के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी पढ़ते हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखा, क्योंकि हमें ये देखना था कि मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार हो रहा है, पॉलिनेशन की प्रोसेस किस प्रकार हो रही है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार हो रहा है। इसीलिए हमने क्या देखा था, पूरे फ्लावर का डायग्राम देखा था। सेम वैसे ही हमने ह्यूमंस में क्या देखा, मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमने देखा किस किस ऑर्गन का क्या कार्य है वहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि अब हमने सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हमने कहा कि जो मेल और फीमेल है वहाँ से क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें अभी तक हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना दिया गया था कि गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें ये नहीं बताया गया कि गैमीट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। वो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको बताया जाएगा किस प्रकार से वहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होता है या फिर किस प्रकार से वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि मेल और फीमेल में क्या हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही गैमीट का में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो हाफ था, यानी कि n था। सेकेंड बात हमने क्या कही, हमने कहा अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही वहाँ पे फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी जाइगोट में क्या होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे डिवीजन यानी कि विभाजन होंगे। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन होंगे, फिर फीटस का वहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, फीटस का फॉर्मेशन होगा, और फीटस की में भी फिर से फर्दर चेंजेस होंगे और वहाँ पे एक न्यू बॉर्न का जन्म होगा। अब ये पूरी प्रोसेस हमने पढ़ ली, हमने देखा कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, हमने देखा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है। इसी के साथ ही हमने ये भी जाना कि फर्टिलाइजेशन के क्या क्या टाइप होते हैं, हमने ये भी जाना कि जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है, ओविपेरस और विविपेरस को भी अब हमने जान लिया। इसी प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा, अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि अलैंगिक जनन के बारे में। तो जो अलैंगिक जनन है सिंपल होता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने बहुत सारी चीजें अभी देख ली हैं। हमें पूरा का पूरा सिस्टम देखना पड़ा था, हमें देखना पड़ा था किस ऑर्गन का क्या कार्य है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक और अलैंगिक जनन में डिफरेंस क्या है, एक मेन डिफरेंस यही है कि हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता हो रही है, और वहीं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो अलैंगिक जनन है, वहाँ पे एक ही जनक की आवश्यकता होगी। तो अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि यहाँ पे एक ही जनक वहाँ पे आवश्यक अनिवार्य रूप से वहाँ पे शामिल होगा। अब वो जनक कोई भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे किस प्रकार से होता है। हमने कहा कि जो बॉडी है, कोई भी बॉडी, जनक की जो बॉडी है या फिर जो पेरेंट बॉडी है, उसकी किसी भी पार्ट से क्या होता है, नया इंडिविजुअल वहाँ पे ग्रो हो जा रहा है, नई संतति का निर्माण हो जा रहा है। तो इसके साथ ही हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला जो नई संतति होगी वहाँ पे जो कैरेक्टर होंगे, जो गुणधर्म होंगे या फिर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक ही पेरेंट का होगा। जबकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बात की थी, जो यंग वंस आ रहा है, जो न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न में दोनों के ही कैरेक्टर आ रहे हैं, मेल और फीमेल के। तो इसी हम क्या कह रहे हैं कि जब दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं तो मिक्सिंग हो रही है। हमने क्या कहा, हमने दो अलग अलग कलर को मिलाया और हमें तीसरा अलग कलर मिल गया है। ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि आपने दो अलग अलग कलर को मिलाया, दो रंगों को आपने जब मिक्स किया तो तीसरे टाइप का आपको रंग मिल जाता है। उसी प्रकार से क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो वहाँ पे जो नया जो इंडिविजुअल आता है तो वो क्या होता है कि उसमें गुण माता पिता दोनों के होते हैं, लेकिन वो फिर भी माता पिता से भिन्न होता है, जैसे कि हम हैं। अब अगर आपने अपने आप को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आप ना तो पूरी तरीके से अपनी माता जैसे हैं, ना पूरी तरीके से पिता जैसे हैं। हाँ, आप में कुछ कैरेक्टर माता और कुछ पिता के हो सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली किसी के जैसे नहीं हैं, आप एकदम अलग हैं। आप अगर आप नेचर वाइज कहिए या आप अपनी शक्ल को कहिए, अपने बॉडी स्ट्रक्चर कहिए, कुछ भी कहिए, तो क्या होता है 100% आप किसी के जैसे नहीं होते हैं। हाँ, कुछ कैरेक्टर आपके मैच होते हैं क्योंकि आपके पास दोनों के ही कैरेक्टर हैं, 50% माता के हैं, 50% पिता के हैं। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे तो जहाँ पे हमने अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, अलैंगिक जनन की, यहाँ पे जब एक ही जनक शामिल है तो वहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर यानी कि गुणधर्म भी एक ही प्रकार के होंगे। तो संतति क्या होगी, अब संतति में गुण जब एक ही पेरेंट के हैं तो वो सेम क्या होगा, अपने पेरेंट जैसा ही होगा, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। 100% वो अपने पेरेंट जैसा होगा, अपने जनक जैसा होगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमने क्या देखा, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। यही आपको बताया गया है कि इस रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट यहाँ पे इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, It takes place in microscopic animals like amoeba and small animals like hydra. अब आपको बताया जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये किस में पाई जाती है, जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक कौन एनिमल होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या दे रखा है आपको, अमीबा का एग्जाम्पल दे रखा है और हाइड्रा का एग्जाम्पल दे रखा है कि इन एनिमल्स में क्या होते हैं, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सबसे पहला आता है बर्डिंग। सबसे पहला आता है बर्डिंग, और किस में पाया जा रहा है बर्डिंग, हाइड्रा में पाया जा रहा है। बर्डिंग क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यानी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, और किस में पाया जा रहा है, हाइड्रा में पाया जा रहा है। तो क्या होता है हाइड्रा में, तो आप देखेंगे जस्ट लाइक ईस्ट रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड बर्डिंग। अब यहाँ पे हाइड्रा में बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। पहले हम क्या करेंगे, इमेज को देख लेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हाइड्रा का पूरा डायग्राम है, पूरा क्या है, हाइड्रा है। अब हाइड्रा में क्या हुआ, एक छोटा सा उभार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, छोटा सा उभार निकला। इसी को कहा गया है टीनी बम्प अपेयर ऑन पेरेंट हाइड्रा, यानी ये जो पेरेंट है, ये क्या है, पेरेंट है, पेरेंट यानी कि जनक है। तो इस पेरेंट हाइड्रा की बॉडी में यहाँ पे एक हल्का सा उभार देखने को मिला। अब इस उभार में क्या हुआ, चेंजेस हुए, यानी कि डेवलपमेंट हुआ, और आप देख रहे हो कि ये एक बर्ड सी निकल रही है। बर्ड क्या होती है, हमने प्लांट देखे हैं, प्लांट की छोटी सी कली को हम क्या कहते हैं, यहाँ बर्ड निकल रही है। छोटी सी कली जब निकलती है तो वहां से क्या होता है, एक अलग से शाखा निकल रही होती है, उसे हम बर्ड कहते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेरेंट हाइड्रा है वहां पे एक बर्ड निकल गई है। ये जो छोटा सा उभार था अब उसमें डेवलपमेंट शुरू हो गया है। नेक्स्ट में हमने क्या देखा, ये जो बर्ड है वो थोड़ा और ग्रो कर गया है, और लास्ट में हमने क्या देखा, वो जो बर्ड था ये पेरेंट हाइड्रा से अलग हो गया है। अब आप देखेंगे कि ये जो पेरेंट, ये तो क्या है, पेरेंट है, और ये क्या है, ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग यानी कि संतति है, ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है।
दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों को देखने में आपको क्या लगेगा, सेम है, बस डिफरेंस क्या है, हाइट का डिफरेंट है, यानी कि ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन अगर इसके ऑर्गन को आप देखेंगे, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे, शारीरिक संरचना को अगर आप देखेंगे, दोनों सेम ही है। तो ये क्या है, ऑफस्प्रिंग है। अब जब इसकी ग्रोथ होगी तो ग्रोथ होने के बाद ये सेम इसी के जैसा यहाँ पे दिखेगा। सेम क्या कैसा होगा, अपने पेरेंट हाइड्रा जैसा दिखेगा। तो यही होता है किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट शामिल है। एक पेरेंट की बॉडी से में क्या हुआ, उभार आया, डेवलप हुआ, और वो अब यहाँ से इसी पेरेंट हाइड्रा से अलग होकर के एक नया इंडिविजुअल बन गया, एक नई संतति के रूप में वो अलग हो गया है। अब जब इसमें डेवलपमेंट होगा तो वो सेम इसी के जैसा दिखेगा। इसी को हम कहते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में क्या निकल रही है, बर्ड निकल रही है। तो यही हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या कहते हैं, जब बर्ड निकलने के प्रोसेस को हमने क्या कहा, बर्डिंग कहा था। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द हाइड्रा पजेस डिफरेंट बल्जेस ऑन इटसेल्फ कॉल्ड बर्ड्स, कि जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा की बॉडी में कुछ उभारनुमा संरचना हमें देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बर्ड्स कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दीज बर्ड्स डेवलप इनटू इंडिविजुअल हाइड्रा, यानी कि ये जो बर्ड्स है वो पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से अलग होगा और एक इंडिविजुअल हाइड्रा के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ईच हाइड्रा कैन पजेस अ डिफरेंट नंबर ऑफ बर्ड्स, यानी कि एक हाइड्रा में डिफरेंट नंबर ऑफ बर्ड्स हो सकते हैं, यानी कि जो बर्ड्स है ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही बर्ड होगा, हो सकता है इसमें एक से ज्यादा होगा, अलग अलग नंबर इनमें हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अब आप आइडिया लगा पा रहे होंगे, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आप देख रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है, वहाँ जो प्रोसेस इतनी क्लिष्ट थी, इतनी कॉम्प्लेक्स थी, यानी कितनी जटिल थी, वहीं यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस चल रही है वो क्या है, बहुत सिंपल है। क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, न किसी दूसरे जनक की आवश्यकता है, न यहाँ पे ऐसा है कि जो यंग वंस है वो अपने जो पेरेंट्स है उससे डिफरेंट है। तो क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो पहली जो विधि है वो क्या है, हमने बर्डिंग पढ़ा था, और किस में हमने पढ़ा है, हाइड्रा में पढ़ा है। आपने क्या करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को नोट करना है, और हाइड्रा में किस प्रकार से बर्डिंग हुई है वो भी नोट करना है विद डायग्राम। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड विधि, यानी कि जो अगली हमारे पास विधि आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब अमीबा में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही होगा यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम इमेज को देख लेते हैं। हमारे पास ये है पेरेंट अमीबा है। अब अमीबा में हल्के हल्के से यहाँ पे क्या हो गया है, आपको देखने को मिलेगा, पहले इसका शेप ऐसा था, अब ऐसा हो रहा है, ये चेंज हो रहा है शेप, और धीरे धीरे यहाँ पे शेप के साथ साथ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, और अब आपको तितली नुमा संरचना दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये दो पीस में डिवाइड हो रहा है, और फाइनली यहाँ पे दो डॉटर सेल बन जाती हैं, यानी कि दो संतति का निर्माण हो रहा है। सिंपली अमीबा में क्या हो रहा है, ये जो अमीबा की बॉडी है वो दो भागों में विभाजित हो जा रही है, और दो जो भागों में विभाजित हो रही है तो यही इसकी क्या है, संतति है। देखिए कितना सिंपल है यहाँ पे। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं, यानी कि दो यहाँ पे क्या बन रही है, दो डॉटर सेल बन रही हैं, दो संतति का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे हमने कहा बाइनरी फिजन। तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हम क्या देखेंगे, द अमीबा डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू इंडिविजुअल्स एंड द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस वे, यानी कि जो अमीबा होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, वही उसकी क्या है, संतति है। इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब इसे हमने क्या कहा, बाइनरी फिजन कहा। अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। जो अमीबा है, अमीबा की जो पूरी बॉडी है वो एक सेल से बनी है, जबकि हमने बात की थी अपनी, तो हमने कहा था हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। जब हम बात कर रहे थे जाइगोट की, हमने कहा जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और उसमें डिवीजन होते जा रहे हैं, और वहां पे सेल का पूरा गुच्छा बन गया है, जिसे हमने कहा कि वो सेल की एक बॉल जैसी हमें दिखाई दे रही है, कि एक बॉल के अंदर पूरा सेल का गुच्छा भरा हुआ है। तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी सेल थी, इसी को हमने एम्ब्रियो कहा था। हमने कहा था जाइगोट में सिर्फ एक सेल है, लेकिन एम्ब्रियो में बहुत सारी सेल का गुच्छा वहाँ पे बना है। तो हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारी सेल से मिलके बनी है। वहीं हम अमीबा के बारे में क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक सेल से मिलके बना होता है, उसी सेल के अंदर उसकी सारी प्रोसेस होती है, वहाँ पे डाइजेशन भी हो रहा है, वहाँ पे एक्सक्रीशन भी हो रहा है, सारी चीजें एक ही सेल के अंदर हो रही हैं। इसीलिए हमने इसे एक कोशिकीय भी कहते हैं, यूनिसेलुलर भी कहते हैं।
नेक्स्ट हमने क्या कहा, एज इट रिप्रोड्यूस द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा डिवाइड इटसेल्फ एंड फॉर्म्स टू डिफरेंट न्यूक्लियाई। क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, जो पेरेंट अमीबा था वहाँ पे एक न्यूक्लियस था, ये हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे अमीबा की बॉडी दो पार्ट में, दो भागों में विभाजित हो रही है, वैसे वैसे आप न्यूक्लियस को भी देखेंगे कि ये न्यूक्लियस दो भागों में विभाजित हो गया है। और जब दो डॉटर सेल बनी तो दोनों में अलग अलग न्यूक्लियस थे। दोनों में क्या था, न सिर्फ यहाँ पे शारीरिक रूप से ये डिवाइड हुआ है बल्कि न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ है यहाँ पे। तो अलग अलग जो डॉटर सेल्स हैं वहाँ पे अलग अलग क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, देन द डिवीजन ऑफ द बॉडी ऑफ द अमीबा टेक्स प्लेस एंड ईच पार्ट्स रिसीव वन न्यूक्लियस। ये बात हमने अभी कर ली है, हर एक पार्ट में एक न्यूक्लियस आ जाता है। इन दिस वे टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो दो संतति का निर्माण हुआ है, दोनों का जो निर्माण हुआ है वो एक ही पेरेंट से हुआ है, यही हमें बताया गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट विधि हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। सारे क्या पढ़ रहे हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां हम पढ़ रहे हैं। चाहे हमने बाइनरी फिजन पढ़ा हो या हम फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन पढ़ रहे हो, सारा ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, चाहे हमने हाइड्रा में बर्डिंग पढ़ी हो। तो क्या होता है रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। हमने कहा फ्रेगमेंटेशन होता है खंडन। खंडन का क्या मतलब है, कोई चीज एक भाग से दो भागों में टूट रही है, टूटना जिसे हम कहते हैं, टूट रहा है कोई चीज। और रीजनरेशन का मतलब हमने कहा पुनरुद्ध भवन, यानी कि कोई भी जो चीज है उसका पुनः निर्माण हो रहा है। पुनरुद्ध भवन यानी कि पुनः निर्माण हो रहा है। तो दोनों ही प्रोसेस साथ साथ चलती है, साथ साथ, यानी कि पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर पुनरुद्ध भवन होगा और तब जाके यहाँ पे नई संतति का निर्माण होगा। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि किस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और किस प्रकार से रीजनरेशन हो रहा है। तो हम देखेंगे इन सम ऑर्गेनिज्म द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू डिफरेंट फ्रेगमेंट वेयर ईच फ्रेगमेंट देन रीजनरेटेड एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लेनेरिया एंड स्टारफिश। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आता है, हमने कहा प्लेनेरिया और स्टारफिश में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये क्या है, पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी है। अब पेरेंट बॉडी में क्या हुआ, अच्छा हमने कहा कि ये पेरेंट बॉडी है, यहां से हमने कहा कि ये पेरेंट बॉडी थी। तो पेरेंट बॉडी का यहाँ पे क्या हुआ, ये दो भागों में विभाजित हो गया है। पेरेंट क्या हुआ, दो भागों में विभाजित हो गया है। तो दो भागों में विभाजित कैसे हुआ, यहाँ पे ये जो पेरेंट था इसके दो पीस हो गए हैं। तो इसका जो सर वाला पार्ट है वो यहाँ रह गया है और टेल वाला जो पार्ट है वो यहाँ रह गया है। तो टेल वाला पार्ट और सर वाला पार्ट जब यहाँ रह गया है तो इन दोनों में अब ग्रोथ होगी। तो बेसिकली हुआ क्या है, हम जैसे कि ये जो एरो है, एरो यहाँ पे गलत दिखाए गए हैं। जैसे हम इसे यहाँ पे पेरेंट अगर मान ले, हमने कहा ये दो भागों में विभाजित हो गया है, तो इसका सर और इसकी जो टेल है, सर और टेल क्या हो गए हैं, अलग अलग हो। अगर मैं इसे ऐसे कहूँ कि ये इस प्रकार से, तो एक तो ये इस प्रकार से रह गया और दूसरा था ये जो टेल वाला पोर्शन था ये इस प्रकार से रह गया। तो ये इस प्रकार से रह गया। तो ये क्या हो गया है, फ्रेगमेंटेशन हो गया है, यानी कि यहाँ पे खंडन हो गए हैं अलग अलग। अब क्या हुआ, यहाँ पे पुनरुद्ध भवन की प्रोसेस हुई, यानी कि ये जो हेड वाला पोर्शन था इसके नीचे टेल बन गई है और ये जो टेल वाला पोर्शन था इसके ऊपर यहाँ पे हेड बन गया है। तो क्या हुआ, यहाँ से एक पेरेंट बॉडी से यहाँ पे दो संतति का निर्माण हो गया है। इसी को हमने क्या कहा, हमने इसे कहा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। पहले क्या हुआ था, जो पेरेंट बॉडी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हुई। अब जब दो पार्ट में डिवाइड हुई तो एक में क्या हो गया, एक पार्ट में हेड चला गया, एक में टेल चली गई है। अब जो हेड वाला पोर्शन था उसमें टेल का फॉर्मेशन हो गया है और जो टेल वाला पोर्शन था उसमें हेड वाला
पोर्शन आ गया जिसे हमने क्या कहा, रीजनरेशन का। यही आपको यहाँ पे बताया गया है कि दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लेनेरिया एंड स्टारफिश, ऑल्दो starfishes are capable of sexual reproduction as well, but many times they also reproduce asexually with the process of fragmentation। तो ये कौन सी प्रोसेस थी, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस थी। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है पार्थेनोजेनेसिस। तो क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस? तो आप देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फीमेल ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है जिसमें फीमेल में जो एग का प्रोडक्शन होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। नॉर्मली हमने क्या देखा, हमने कहा जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी एग का प्रोडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एग का प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। These eggs develop into a new organism. This type of reproduction can be seen in some fishes like shark, some birds, reptiles like lizard and few insects. तो क्या कहा जा रहा है कि जब यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के एग का फॉर्मेशन होता है तो ये एग डेवलप होकर एक नए इंडिविजुअल, एक नए जीव के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब ये पार्थेनोजेनेसिस कहाँ कहाँ पाया जाता है, कुछ फिशेस में पाया जाता है, कुछ बर्ड्स में देखने को मिलता है, कुछ रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है और कुछ इंसेक्ट में देखने को हमें मिलता है। लेकिन हाउएवर इट कांट बी सीन इन मैमल्स, लेकिन इनकी मैमल्स में देखने को नहीं मिलता है। मैमल्स में क्या होगा, जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तभी वहाँ पे नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो इसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो इसकी डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सो क्लास, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।